गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 1848 की फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि उदारवादियों ने एक क्रांति की और लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर कर दिया। फिर इन्हीं उदारवादियों ने क्या मांग की? प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, संविधान की मांग की और संगठन बनाने की आज़ादी। तो ये कुछ मांगे शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये लोग जो उदारवादी थे वो किस विचारधारा के लोग थे। वो राजा का सिस्टम चाहते थे, लेकिन राजा संसद के अधीन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वयस्क मताधिकार के फेवर में नहीं थे। तो जैसे 1848 में क्रांति होती है तो उसका असर जो है, जो अभी राष्ट्र राज्य नहीं बने थे जैसे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रशा, तो इन जो क्षेत्रों के अंदर भी जो राष्ट्रभक्ति थी धीरे धीरे आ रही थी, कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अगर यूनाइट हो जाते हैं तो हम अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं बेटा। तो जर्मनी के अंदर जो 39 स्टेट्स नेपोलियन ने बनाई थी, नेपोलियन वार्स पढ़े थे हमने। नेपोलियन ने क्या किया, जो जर्मन के अंदर 300 छोटे छोटे इलाके थे, 300 लगभग 300 थे ये, जिनको 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। और उसमें भी हमने पढ़ा कि जो ऑस्ट्रिया प्रशा था वो बहुत ही पावरफुल थे। तो इन्हीं 39 स्टेट्स ने, हमने जोल्वराइंस जो है पीछे शुल्क संघ पढ़ा, उन्होंने एक टैक्स व्यवस्था बनाई ट्रेड को फ्लॉरिश करने के लिए। तो ये प्रशा की पहल पर 1834 में स्टार्ट हुआ था। तो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ये स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को क्या महसूस किया कि जब तक हम यूनिफाई नहीं होते, एक नहीं होते, और जो 39 स्टेट हैं उनको एक करके एक पावर अगर राज नहीं करती, तब तक हम जो है बाहरी शक्तियों के जो आक्रमण हैं उनको रोक नहीं सकते। हम जो है राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं पैदा हो सकती, या हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो 1848 की तर्ज पर जर्मनी के जो 39 स्टेट्स थे उन्होंने एक सर्व जर्मन संघ, ये नोट कर लें, सर्व जर्मन संघ जो है एक नेशनल असेंबली बनाई। और इस असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी फ्रैंकफर्ट में हुई, ठीक है, और इसमें डेट नोट कर लेंगे 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट में एक सभा बुलाई गई। अब ये सभा किन की थी? जो 39 स्टेट्स थे, जो छोटे छोटे इलाके थे, ठीक है, और उनके जो राजा थे और उनके जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है, सेना थी और जो पादरी लोग थे, ये सब मिलकर ये कितने हो गए टोटल? 831। इन 831 प्रतिनिधियों ने क्या किया? फ्रैंकफर्ट में एक सभा आयोजित की। फ्रैंकफर्ट शहर का नाम है और सेंट पॉल चर्च में ये सभा की गई। और इसमें इन्होंने क्या डिसीजन लेना था कि एक संविधान बनाया जाए, ठीक है, और जो राष्ट्र है यानी कि जो 39 स्टेट्स हैं एक राष्ट्र बन जाए, जर्मनी बन जाए, और उसे एक ऐसे राजा के अधीन कर दिया जाए। यानी जो 39 स्टेट्स को अगर हम मिलाते हैं तो उसमें एक स्टेट बन जाती है, ठीक है। अब उस एक स्टेट का जो राजा कौन होगा, तो ये डिसाइड करना था इस सभा के अंदर कि एक राजा जो है मतलब पूरे 39 स्टेट्स के जितने छोटे छोटे राजा हैं उनमें जो सबसे पावरफुल है उसको सत्ता दी जाए और वो संसद के अधीन रहे। मेन बात इसमें क्या है कि संसद का निर्माण हो, पार्लियामेंट बने, और जो भी राजा अपनी पावर को यूज़ करे तो पार्लियामेंट की परमिशन से कर सके। तो ये जो सिंगल राजा है अब कौन होगा, ये समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रशा हम जानते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल थे। इन दोनों शक्तियों ने और रशिया और ब्रिटेन ने, इन चारों शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। और तब वहाँ उन्होंने जो वियना कांग्रेस थी उसमें एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम जो पावर का बैलेंस है वो रखेंगे, यानी कोई भी फुली जो है पावरफुल नहीं होगा या कोई एक सिंगल राजा नहीं होगा, ठीक है। सबको शक्तियाँ बांट दी, जर्मन के इलाके इन लोगों ने आपस में बांट लिए। तो यहाँ भी यही समस्या आ रही थी कि ऑस्ट्रिया भी पावरफुल है, प्रशा भी पावरफुल है, तो राजा कौन होगा?
तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑफ़र थी 39 स्टेट्स के जितने भी राजा थे उन्होंने ऑफ़र किसको दी? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, ये जर्मनी प्रशा का राजा था बेटा, उसको कहा कि आप हमारा जो है नेतृत्व करें। और अब इसको पता था फ्रेडरिक विल्हेम जो था कि अगर मैं 39 स्टेट्स का हेड बन जाता हूँ लेकिन मुझे अपनी पावर्स यूज़ करने की कोई परमिशन नहीं है, मुझे किसके अंडर रहना पड़ेगा? संसद के अधीन। और संसद में ये जो 831 प्रतिनिधि हैं जो ये कहेंगे वही राजा करेगा। तो उसने जैसे ही ऑफ़र आई तो उसने उसको ठुकरा दिया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया, ठीक है, जो इस सभा के विरोधी थे। अब यहाँ पर हमने बोला कि सारे राजा जो थे 39 स्टेट के इकट्ठे थे लेकिन उनकी विचारधारा अलग थी। जैसे जो प्रशा के आसपास छोटी रियासतें थी वहाँ के लोग उदारवादी थे, लेकिन जो ऑस्ट्रिया के साथ मिले हुए थे वो थोड़े से रूढ़िवादी विचारधारा के थे। तो अब इनकी जो विचारधाराएँ थी उसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ धर्म का भी चक्कर रहता है। जो प्रशा के अंदर हैं वो किस धर्म को मानते हैं? प्रशा के लोग प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स ये दोनों जो हैं क्रिश्चियंस हैं, बट इनकी थोड़ी विचारधारा में डिफरेंस है। जो ऑस्ट्रिया के लोग हैं वहाँ कैथोलिक धर्म को ज़्यादा मानते हैं और प्रशा के लोग प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा मानते थे। प्रोटेस्टेंट किस में बिलीव करते हैं? सिर्फ ईसा मसीह पर और बाइबल। ये चाहते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियंस हैं वो ईसा मसीह को ही अपना भगवान माने, ना कि पादरी को वैल्यू दें, ठीक है। और दूसरा बाइबल के अकॉर्डिंग वो चलें। लेकिन कैथोलिक जो रूढ़िवादी थे उनका विचार क्या था कि बाइबल भी है, ईसा मसीह भी है, लेकिन जो पोप है या पादरी लोग हैं वो भी उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कि वो भी एक भगवान का रूप है। तो धरती के ऊपर जो चर्च के हेड हैं उनके अनुसार जो है उस इलाके के लोगों को चलना चाहिए। तो ये रूढ़िवादी थे, ये प्रोटेस्टेंट थे। अब दोनों की जो विचारधारा थी, अब प्रोटेस्टेंट जो है वो थोड़े लिबरल हो गए, उदारवादी हो गए, और कैथोलिक थोड़े जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा के हो गए। तो ये चीज़ें जो है इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और जैसे ही मीटिंग में ये चले तो गए, लेकिन विचारधारा अलग अलग होने की वजह से ये एग्री नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ के साथ थे उन लोगों ने उनके साथ जो है राजाओं का साथ दिया और उस सभा का विरोध किया। इसमें कुलीन वर्ग थे, सेना थी जो थी, और पोप, इन लोगों ने जो संसद के अधीन रहने की जो डिमांड थी उसको खारिज कर दिया। अब क्या हो गया, जो आधार था यानी कि मीटिंग का जो मेन मोटिव था कि मीटिंग बुलाई जाए और एक 39 स्टेट्स के लिए एक पार्लियामेंट बने, तो वो जो आधार था वही कमज़ोर हो गया, ठीक है। और इसमें मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनका अधिक प्रभाव था, क्योंकि क्रांति हमेशा मध्यम वर्ग के लोगों ने की है। तो मीटिंग भी मध्यम वर्ग के लोगों ने ही बुलाई थी, जो पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना प्रपोजल रखा वो रद्द कर दिया। राजा ने अस्वीकार कर दिया कि मैं नहीं गद्दी पर बैठूंगा, ना ही मैं संसद के अधीन रहता। तो उसका साथ कुलीन वर्ग के लोगों ने दिया, सेना ने दिया। और मध्यम वर्ग के जो लोग थे, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये सभी लोगों को राइट टू वोट देने के फेवर में नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया और उनका भी समर्थन खो बैठे। अब कुलीन, राजा और सेना ये तो अगेंस्ट थे, साथ में इन्होंने मजदूरों और कारीगरों को भी अपने अगेंस्ट कर लिया। तो ये जो असेंबली थी उसको भंग होने पर मजबूर होना पड़ा। तो सैनिक बुलाए गए, जो भी राजा थे वहाँ पर भी ये तो है सभा बर्खास्त कर दी जाए। तो 1848 ईस्वी में पहली बार जो सर्व जर्मन संघ जो है असेंबली हुई और वो बिना किसी रिज़ल्ट पर पहुँचे खारिज हो गई बेटा। तो ये हमने टॉपिक रीड कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो मेन टॉपिक हमारा आज का यही है बेटा कि जर्मनी और इटली इन्होंने एकीकरण की प्रक्रिया को कैसे पूरा किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चंस हैं, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया और इटली की। तो इसमें बहुत सारे लोगों का हम जो है योगदान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं हम जर्मनी के बारे में कि जर्मन के अंदर जो सेना है क्या वो राष्ट्र का निर्माण कर सकती है।
यानी कि जो आम लोग हैं वही अपनी अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। तो क्या सेना भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है? तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद जो है जनतंत्र और क्रांति से अलग होने लग गया। यानी राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी और जो क्रांतियाँ हो रही थी इसके लिए, वो जो है अलगाव, यानी कि उनकी सोच अलग अलग हो गई। और राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने क्या किया, हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। तो रूढ़िवादी थे, उनको पता चल गया था कि नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उनको हमें एज इट इज़ रखना पड़ेगा। अब रूढ़िवादी है तो बड़े कंजर्वेटिव, सख्त और पुरानी घिसी पिटी परंपराओं को मानने वाले, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो डिमांड है अब इस टाइम वो किस चीज़ की है कि जो रिफॉर्म्स या जो राइट लोगों को मिले हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर हम अपनी पावर को जो है रखना चाहते हैं। राजा अगर रहना चाहता है तो उसको लोगों की जो मांगे हैं उनको भी मानना पड़ेगा। यानी कि अपनी विचारधारा से उन्होंने हटकर सोचा। जर्मनी और इटली जो थे एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। कैसे बने ये प्रक्रिया हम देखेंगे। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्यापक थी और ये हमें दिखा 1848 में जो फ्रैंकफर्ट में सभा बुलाई गई थी और उसमें क्या था, निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास करना था बेटा। लेकिन ये जो उदारवादियों की पहल थी इसको किसने जो है खारिज कर दिया, राजशाही ने और फौज की ताकत ने। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो प्रशा के बड़े भूस्वामी थे, प्रशा के अंदर जो फ्यूडल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको जुंकर्स बोला जाता था। अंडरलाइन करें बेटा, जुंकर्स कौन थे? बड़े भूस्वामी, बड़े जमींदार। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का जो है नेतृत्व संभाला। ठीक है, पहला जो था फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, ये प्रशा का राजा था बेटा। ठीक है, और ये बिल्कुल संसद के अंडर नहीं रहना चाहता था। ठीक है, रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रेरित था। लेकिन इसका जो भाई था वो आगे आ जाता है, आगे पढ़ेंगे इसमें। उसने कोशिश की और जो प्रशा ने पहल की थी जर्मनी को एक करने की, उसको उसने पूरा किया। और किसकी मदद से किया, ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर बेटा, ऑटो वान बिस्मार्क, अंडरलाइन करें इसको। प्रशा ने पहल की कि 39 स्टेट्स को एक किया जाए। अब 39 स्टेट्स को एक करने के लिए प्रशा ने पहल की और प्रशा का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री था ऑटो वान बिस्मार्क था बेटे। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के बाद उसका जो भाई विलियम प्रथम गद्दी पर बैठता है ना, तो ये बिना लोगों की परमिशन के ऑटो वान बिस्मार्क को क्या बना देता है, प्रधानमंत्री। ये एक जनरल कमांडर था, मिलिट्री में था, और इसकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से ही आगे आने वाले टाइम में जर्मनी जो है एक होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग था इसके अंदर। इसने ब्लड और आयरन पॉलिसी को अपनाया था और 39 स्टेट्स में जो उसके विरोधी थे उनको दबाकर जो है जर्मनी को एक करने में ये सफ़र रहा था। अब बिस्मार्क ने क्या किया, जो एकीकरण की प्रक्रिया थी इसका ये जनक था, जिसने प्रशा और सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों तक इसने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक पॉलिसियाँ अपनाई, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को युद्धों में हराया और जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को 1871 में पूरा किया। और राजा किसको घोषित किया, जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ का भाई था, राजा विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया। यानी कि ये कोई आसान काम नहीं था। अब हमने पढ़ा है कि प्रशिया भी उतना ही पावरफुल था और ऑस्ट्रिया भी उतना ही पावरफुल था, और दोनों बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी एक सिंगल पावर के पास 39 स्टेट्स का जो है राइट उसको मिल जाए। अब उसने जो ऑटो वान बिस्मार्क था उसने बड़ी डिप्लोमेटिक पॉलिसियाँ अपनाई। सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए किसकी मदद ली, फ्रांस की। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है वो भी फ्रांस की कुछ जो नेपोलियन के हार जाने के बाद कुछ इलाकों को ऑस्ट्रिया ने अपने कब्जे में ले लिया था।
इटली के कुछ हिस्से भी ऑस्ट्रिया को मिले थे। अब सबसे पहले इसने क्या किया, डेनमार्क के 2 इलाके थे, श्लेस्विग और होल्स्टीन। यहाँ नहीं बताया गया आपकी बुक में, थोड़ा मैं आपको इससे टच में लेकर आ रही हूँ कि हिस्ट्री में क्या हुआ। डेनमार्क जो है वो जर्मनी से ऊपर ही है और उसके 2 इलाके थे, होल्स्टीन और श्लेस्विग, और उसमें जर्मन भाषा के लोग ज़्यादा रहते थे। तो ऑस्ट्रिया प्रशा ने मिलकर डेनमार्क के ऊपर अटैक किया और इन्होंने आपस में संधि की कि जो श्लेस्विग है वो प्रशिया को मिल जाएगा और होल्स्टीन जो है वो ऑस्ट्रिया को मिल जाएगा। तो डेनमार्क को अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रिया, फिर इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर फ्रांस को हराया। तब उस वक्त नेपोलियन जो है वो राजा था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1815 की बात है और ये चल रही है 1860 के आसपास की बात बेटा। 1816 में ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिसियाँ थी ओटो वन बिस्मार्क ने अपनाई। अब ऑस्ट्रिया प्रशा ने दोनों ने मिलकर किसको हरा दिया, फ्रांस को। अब सारी ताकतें कमज़ोर हो गई, तो अब प्रशा ने क्या किया, इटली के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया। तो इस तरीके से जो ऑस्ट्रिया जर्मनी के अंदर पावरफुल था उसकी शक्ति को ख़त्म करके प्रशा जो है एक सिंगल शक्ति बनकर रह गया और उसका राजा बन गया विलियम प्रथम। और ये सब किसकी मदद से हुआ, ओटो वन बिस्मार्क की मदद से बेटे। तो 18 जनवरी 1871 में जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी। ये उस दिन की बात आ रहे हैं 18 जनवरी की, कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और जितने भी जर्मन राजकुमार थे, सेना के प्रतिनिधि थे, ओटो वन बिस्मार्क था, उनकी एक बैठक हुई शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर बेटा। और प्रशा के जो काइज़र विलियम प्रथम थे, ठीक है, विल्हेम के ब्रदर, जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी बेटा, प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। यानी कि जो जर्मनी के अंदर प्रशा था उसका जो ओटो वन बिस्मार्क, यहाँ पर देखो ये मीटिंग पार्टी हो रही है इनकी, जब एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल था बिस्मार्क का, क्योंकि ये डिप्लोमेट था, ठीक है, और बिल्कुल रूढ़िवादी विचारधारा का था। इसने सारे उदारवादियों को भी खुश किया, सेना को मजबूत किया और थोड़े बहुत जो है सामाजिक स्तर पर भी सुधार किए। पेंशन शुरू कर दी इसने, बुढ़ापा पेंशन, और एक्सीडेंट जो है लाइसेंस, लोगों को जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मशीनों में लोगों को कोई जो है चोट वगैरह लग जाती थी तो उनका इंश्योरेंस जो सिस्टम था इसने शुरू किया था। तो लोगों की इसने सहानुभूति जीती और धीरे धीरे करके जो पड़ोसी शक्तियाँ थी, डेनमार्क था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया, उनको हराकर प्रशा को ताकतवर बना दिया और पूरे 39 स्टेट्स का एक हेड बन गया प्रशा। और उसका राजा कौन था बेटा, काइज़र विलियम प्रथम। अब इन्होंने क्या किया, मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी न्याय व्यवस्थाओं को जो है और भी मजबूत किया, चेंज कर दिया जो कमियां थी इनके अंदर। और इससे क्या हुआ, जर्मनी जो है एक हो गया, जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभरा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल था बिस्मार्क का बेटा, कि जर्मनी को यूनिफाई करना इजी नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसियाँ अपनाई जिससे जर्मनी को एक होना पड़ा और उसका हेड बन गया प्रशा। इसी तरह अब इटली का भी हम पढ़ेंगे कि इटली के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो कैसे पनपी। अब इटली जो है, सबसे पहले हम मैप में देखते हैं इटली की लोकेशन क्या है। ये देखो बेटे इटली का मैप है। अब इसमें भी राष्ट्र जो भक्ति थी वो कैसे, वो भी नेपोलियन वार्स की वजह से लोगों के अंदर आई फीलिंग कि ये जो छोटा सा कितने का होंगे, 1 2 3 और 3 6 और ये 7 8 जो स्टेट्स हैं उनसे मिलकर एक इटली कंट्री बना हुआ है, ठीक है, और इनके अंदर भी अलग अलग शक्तियां राज कर रही थी। तो राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे इसमें आई, तो सब एक मेन रीज़न था इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन। देखो इसमें यहाँ पर एल्प्स पर्वत हैं, जैसे हमारे देश में ऊपर हिमालय माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ भी जो है मेडिटरेनियन सी है, नीचे एड्रियाटिक सी है, यहाँ पर भी सी है,
यानी कि 3 और तो समुंदर है और एक और हिमालय पर्वत है। तो यानी इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, एक राष्ट्र के लोग हैं। उनकी जो कॉमन लैंग्वेज थी उसकी वजह से, जो इटालवी लैंग्वेज थी उसकी वजह से भी इनके अंदर ये फीलिंग आई। चाहे इनके ऊपर अलग अलग शक्तियाँ राज कर रही थी, अलग अलग राजा थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ के जो नेटिव्स थे उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर, ठीक है, और उनकी जोग्राफिकल कंडीशन सेम थी, जिसकी वजह से इनमें राष्ट्रभक्ति की भावना आई और जो यूनिफिकेशन है उसकी फीलिंग लोगों के अंदर आई। और इटली को भी 1870 और 71 के अंदर एक होना पड़ा। तो इसमें भी बहुत सारे हम पढ़ेंगे, क्रांतिकारियों का योगदान था, ठीक है, राजा का भी योगदान था और इटली को हम यूनिफाई होना पड़ा बेटा। तो जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। राजनीतिक विखंडन का मतलब क्या है कि 7 स्टेट थे और 7 स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो वंश थे वो राज कर रहे थे। इसमें जो वंशानुगत राज्य थे बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। हैब्सबर्ग यानी कि जो ऑस्ट्रिया, यहाँ पर हम देखो पूरा उस टाइम का मैप दिखाया हुआ है। ये प्रशा है, देखो रूस तक कितना बड़ा है ये जर्मनी का पार्ट, और ये भी जर्मनी के साथ ही ऑस्ट्रिया, ये वाला हिस्सा भी, ये हैनोवर, ये सारा जो है टोटल क्या था बेटा, ये जर्मनी था, जिसमें प्रशा के पास इतना एरिया अकेला था। ऐसे ही नीचे देखो ऑस्ट्रिया के पास भी इतनी ही ज़्यादा जो एरिया था, ठीक है। और रूस, ये पोलैंड, यूक्रेन, यहाँ तक पूरा जर्मनी फैला हुआ था। और यहाँ पर जो राइनलैंड दिख रहा है इधर साइड में, यहाँ पर फ्रांस था। यानी ये सारा जो है ये शेल्सिग होल्स्टीन है बेटा, जिसमें बिस्मार्क ने जो है अटैक किया था। शेलेस्विग जो है प्रशा को मिल गया और होल्स्टीन किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को। तो डेनमार्क की शक्ति को कम कर दिया। फिर फ्रांस के साथ युद्ध हुआ, जब ये दोनों हार गए तो ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया गया। तो ये इतिहास के अंदर कुछ इंसिडेंट थे जो हमने डिस्कस किए थे। अब हम पढ़ेंगे इटली के बारे में भी। इटली भी जर्मन की तर्ज पर यूनिफाई होना चाहता था। तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने टोटल स्टेट्स थे बेटा, 7, जिसमें सार्डिनिया पिडमोंट जो है अकेला एक ऐसा इलाका था, सार्डिनिया पिडमोंट, जिसमें इतालवी राजघराने का शासन था बेटा। तो इतालवी राजघराने का इस पर शासन था, सार्डिनिया पिडमोंट, और कुछ हिस्से जो इसके उत्तरी भाग के हिस्से थे उसमें हैब्सबर्ग, जो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग थे, उनके अंडर था। और इसके मध्य इलाके पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र में स्पेन के बूर्बो राजे के अधीन थे। अब इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे बेटा। ये देखो, अब यहाँ पर सार्डिनिया और ये है पिडमोंट बेटा, ये इकट्ठे इलाके हैं। पिडमोंट, ये हो गया सार्डिनिया। अब इन दोनों पर जो इटली का पुराना राजवंश था, ठीक है, इटली का पुराना राजवंश था, उसका ही राज था। यानी कि ये ओरिजिनल यहाँ पर इटली के ही शासकों का राज था। बाकी सब जो है बाकी स्टेट जो हैं उन पर दूसरे शासकों ने राज कर रखा था। यहाँ पर था विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है, यहाँ पर किसका राज था, विक्टर इमैनुअल सेकंड। और ये जो लोम्बार्डी है, वेनिस है, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये है तो इटली के थे राजा, लेकिन ये क्लाइंट स्टेट थे। ये ऑस्ट्रिया ने इनको जीत रखा था। जैसे ही नेपोलियन को हराया तो ये इलाके जो थे ऑस्ट्रिया के अंडर कर दिए थे। अब ऑस्ट्रिया ने यहाँ के जो लोकल राजा थे उनको पावर दे दी, लेकिन वो ऑस्ट्रिया की कठपुतली थे। यानी कि जो ऑस्ट्रिया यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन करेगा वही इन लोगों को मानना पड़ेगा। राजा यानी कि किसके इशारे पर चलता था, ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग शासकों के द्वारा यहाँ पर राज किया जा रहा था। अब यहाँ पर जो पेपल स्टेट है, ये जो इतना बड़ा पेपल स्टेट है, यहाँ पर पोप का राज था बेटा, और पोप को संरक्षण था फ्रांस का।
इसी तरह ये जो स्टेट है सिसिली, ये किंगडम ऑफ टू सिसिली है बेटा, किंगडम ऑफ टू सिसिली, यानी कि यहाँ पर भी किंग का राज है। और ये किस स्पेन के राजा का, स्पेन जो है वो भी यूरोप का कंट्री है, और स्पेन के शासकों का जो बुर्बो डायनेस्टी थी फ्रांस में, उनके ही रिश्तेदार थे, उनका राज था यहाँ पर। ये 2 सिसिलियाँ हैं और यहाँ भी बाहरी शक्तियों का कब्जा था बेटा। अब छोटा सा इटली है, देखो कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। कहीं पर ऑस्ट्रिया राज कर रहा है, कहीं पर पोप राज कर रहा है, कहीं पर स्पेन के बुर्बो शासक हैं, और जो इसके नेटिव राजा हैं वो सिर्फ 2 इलाकों पर राज कर रहे हैं, वो है सार्डिनिया और पिडमोंट। हाँ जी, नेक्स्ट जो है हम अभी डिवीज़न मैंने मैप से करके बताई है। अब यहाँ बुक में पढ़ेंगे दोबारा से कि जो सार्डिनिया पिडमोंट है उस पर किसका राज है, इतालवी राजघराने का, और इसका जो राजा था वो कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकंड। वो आगे आएगा, अंडरलाइन करेंगे आप लोग। इसी तरह जो उत्तरी भाग था जिसमें अभी हमने वेनेशिया, ठीक है, लोम्बार्डी, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये किसके कब्जे में थे, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के। और जो पोप वाला था पेपल स्टेट था, उस पे पोप का राज था। और जो नीचे 2 सिसिली थी उनके ऊपर स्पेन के बुर्बो राजाओं का राज था बेटा। अब इन सब इलाकों के ऊपर अलग अलग राजा राज करें, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनकी भाषा एक थी, चाहे वो विविधता थी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। लोगों के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन थे वो अलग अलग राजाओं के थे, लेकिन जो लैंग्वेज थी वो भाषा थी बेटा। अब भाषा की वजह से इनमें राष्ट्रवाद की भावना जागी, और कुछ क्रांतिकारियों का भी हम योगदान पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ज्यूसेप्पे मैज़नी के बारे में, ठीक है। 1807 ईस्वी में इसका जन्म कहाँ होता है, जेनोवा के अंदर। ज्यूसेप्पे मैज़नी भी एक क्या था, क्रांतिकारी था, और उसने गणराज्य के लिए एक जो है कार्यक्रम शुरू किया। उसने गुप्त संगठन बनाए, हमने पढ़े ना, यंग इटली और यंग यूरोप। इसने क्या किया था, कार्बोनारी का सदस्य था और इसने एक विद्रोह कर दिया था, तो यहाँ से इसको देश निकाला मिल गया। और फिर ये फ्रांस और दूसरे यूरोप के राज्यों में भ्रमण करता रहा, और गुप्त संगठन, सीक्रेट सोसाइटीज़ इसने बनाई। 2 ही मेन थी, यंग इटली और यंग यूरोप। इसमें बहुत सारे इलाकों के क्रांतिकारी विचारधारा के लोग शामिल थे। तो 1831 और 1848 में इसने क्या किया, बहुत सारे विद्रोह किए, असफल हुआ, लेकिन लोगों को जोड़ने में ये सफल हुआ। क्रांति चाहे फेल हो गई थी, लेकिन लोगों को एक करने में, उनकी सोच को एक करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब जो है इसको तो ज्यूसेप्पे मैज़नी जो था उसको तो मिल गई, देश निकाला, यानी कि उसको देश से बाहर निकाल दिया। तो सब सारी जिम्मेदारी किसके पास आ गई, पिडमोंट सार्डिनिया के पास, और इसका शासक था विक्टर इमैनुअल सेकंड। अंडरलाइन कर लेंगे, कहाँ का राजा था, सार्डिनिया पिडमोंट। ये इटली के स्टेट हैं और इन पर इटली के ही राजा का राज था। तो ये जिम्मेदारी आ गई एकीकृत इटली करने की, और आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास की जो संभावनाएं थी वो कहाँ से पनप सकती थी, पिडमोंट सार्डिनिया से। और इसको जो है रूप जो क्या कह सकते हैं पूरा किसने किया, कावूर ने। अंडरलाइन करें, यहाँ पर दिया हुआ है, शॉर्ट नेम है इसका कावूर। कैमिलो काउंट द कावूर है, तो इसको शॉर्ट में कावूर ही बोलते बेटा। ये प्रधानमंत्री था पिडमोंट सार्डिनिया का, और ये भी बहुत बड़ा डिप्लोमेट था। जैसे बिस्मार्क था ना, उसकी भी नीतियाँ जो थी, जो राजनीतिक जो नीतियाँ इसने जो कदम उठाए, ऐसे ही कावूर ने इटली के अंदर किया, और इसकी बदौलत जो है इटली एकीकृत हो पाई बेटा। 3 क्रांतिकारी भी पढ़ेंगे, ज्यूसेप्पे मैज़नी के बारे में हमने जान लिया, गैरीबाल्डी इसमें आएगा, ये कावूर हो गया, ठीक है, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। इन चारों की वजह से जो है इटली एक होता है। अब कावूर जो था वो भी बहुत डिप्लोमेट था, उसने बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी अपनाई, फ्रांस का जो विश्वास इसने जीता। फ्रांस और रशिया
जो क्रीमिया युद्ध हुआ, इतिहास के अंदर बहुत सारी घटनाएं हैं, यहाँ पर इतना शॉर्ट में बताया हुआ है। तो कावूर ने क्या डिप्लोमेट पॉलिसियाँ अडॉप्ट की, इसने फ्रांस को और ब्रिटेन को अपनी फेवर में कर लिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, क्योंकि ऑस्ट्रिया के पास पार्मा, मोडेना, टस्कनी, वेनिस, लोम्बार्डी, ये 5-6 जो इलाके थे वो अकेले ऑस्ट्रिया के पास है, तो उससे छीनना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो कावूर ने क्या किया, फ्रांस और ब्रिटेन इनका साथ दिया और इनका विश्वास जीत लिया। और एक पेरिस कम्यून होता है 1871 में, वहाँ भी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में कावूर ने अपने देश की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में एक स्पीच दी और ये लोग बहुत इम्प्रेस हुए और फ्रांस ने और ब्रिटेन ने इनको वायदा कर दिया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो युद्ध में इसका साथ देंगे। यानी कि उनका विश्वास जीतने में ये सफ़र रहा था कावूर। और यह क्रांतिकारी भी नहीं था और जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था, क्योंकि ये किसका प्रधानमंत्री था, राजा का, ठीक है। और इसने जो अभिजात यानी कुलीन वर्ग के अमीर और शिक्षित सदस्य थे और इतालवी भाषा जो भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, ठीक है। और सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि से पीछे कावूर का हाथ था, जो भी मैंने संधि बताई, जो उसने फ्रांस और ब्रिटेन को अपनी फेवर में कर लिया। तो 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में ये कामयाब रहा, क्योंकि जब इसने प्रशिया का भी साथ दिया था ऑस्ट्रिया को हराने में और फ्रांस और इंग्लैंड का भी साथ दिया था, तो यानी इन शक्तियों को अपनी फेवर में करके ये ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़ा हो गया और जो पार्मा, मोडेना, टस्कनी, वेनिस और लम्बार्डी इनको फ्री करवा लिया था इसने। इसके साथ साथ जूसेप्पे गैरिबाल्डी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने क्या किया, जो स्वयं सेवक थे यानी कि जो टू सिसिलीज़, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज़ हैं, वहाँ के लोगों को उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई और वो इतने प्रेरित हो गए कि स्वयं सेवक बन गए, यानी अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देने के लिए मान गए, ठीक है। और उन्होंने गैरिबाल्डी का साथ दिया। 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में ये प्रवेश कर गए और स्पेन शासकों को वहाँ से हटाने में कामयाब रहे। यानी इसने लोगों का साथ लिया, वहाँ के लोकल लोगों का, और अटैक कर दिया बूर्बो शासक जो स्पेनिश थे उनके ऊपर, और वहाँ से उनको भगा दिया और 2 किंगडम जो थे उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। अब यहाँ गौर करने की बात है, जो गैरिबाल्डी था वो कावूर के कहने पर उसने विद्रोह किया था, ठीक है, क्योंकि बूर्बो जो शासक थे वो फ्रांस के रिश्तेदार थे, क्योंकि फ्रांस में भी बूर्बो डायनेस्टी थी। अब फ्रांस का जो है कावूर ने विश्वास जीत लिया था। अब यहाँ पर अगर कावूर डायरेक्ट किंगडम के ऊपर अटैक करता, सिसिलीज़ के ऊपर, तो फ्रांस नाराज़ हो जाता। तो उसने क्या किया, गैरिबाल्डी को उकसाया कि तू क्रांतिकारी है, तू ऐसे कर, वहाँ लोगों को साथ में मिला के बूर्बो शासकों को हटा दे और फिर हम इटली को एक कर देंगे। जैसे ही गैरिबाल्डी ने ऐसा किया, गैरिबाल्डी जो है बेस्ट फ्रेंड था जूसेप्पे मैज़नी का और क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास रखता था। और किस में विश्वास रखता था, गणतंत्र में, ना कि राजतंत्र में। अब गैरिबाल्डी ने जैसे ही 2 सिसिलीज़ जो थे उनको इंडिपेंडेंट करवाया और ये कावूर का साथ देने के लिए ये जो है उसने इनकार कर दिया। कावूर को बोला कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, 2 किंगडम जो हैं वो क्या बनेंगे, गणतंत्र बनेंगे। अब कावूर को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि गैरिबाल्डी ऐसा करेगा। अब उसने क्या किया, फ्रांस को मैसेज दिया कि गैरिबाल्डी एक क्रांतिकारी है, उसने ऐसा ऐसा किया, आपके रिश्तेदारों को वहाँ से भगा दिया। अब मुझे थोड़ी सी परमिशन दो कि मैं पोप के राज्य से, क्योंकि देखो यहाँ से इसने कहाँ जाना था, यहाँ का वो प्रधानमंत्री था। अब इस अगर सेना लेके यहाँ समुद्री रास्ते तो जा नहीं सकता, अब यहाँ से जाएगा वो। लेकिन आगे जो पेपर स्टेट है ना, यहाँ पर फ्रांस की सेनाएं थी पोप की रक्षा करने के लिए। तो कावूर ने परमिशन ली फ्रांस से कि मुझे यहाँ से जाने का रास्ता दो ताकि मैं यहाँ एंटर करके गैरिबाल्डी को हरा सकूँ। अब फ्रांस ने पोप को मैसेज भिजवाया कि यहाँ पर कावूर की या पिडमोंट की सेना आएगी तो उसको आपने जाने देना है, ठीक है। तो यहाँ से सेना एंटर कर गई,
और जैसे ही वो किंगडम में पहुँचे तो गैरिबाल्डी ने जो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। गैरिबाल्डी को पता था कि इतनी बड़ी सेना का वो सामना नहीं कर पाएगा, तो वो एग्री हो गया इटली के साथ रहने के लिए। उसने सोचा कि चलो अभी गणतंत्र नहीं तो कम से कम इटली को एक तो करें। तो गैरिबाल्डी ने अपने हथियार डाल दिए और काबूर ने वो 2 किंगडम जो थी वो पिडमोंट में मिला ली। तो इस जो साउथ इटली था वो सारा हिस्सा जो है पिडमोंट के साथ जुड़ गया। और 1861 ईस्वी में विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर बीच में जो पेपर स्टेट था वो रह गया। उसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है बेटा, क्योंकि देखो पार्मा, मोडेना, टस्कनी ये जो थे ट्रीटी के द्वारा ऑस्ट्रिया से छीन लिए गए थे, ठीक है। लेकिन ये स्टेट रह गया था। अब ये भी मिल गए, ये भी मिल गए, इटली के साथ ये भी मिल गए। अब कहाँ का रोला रह गया? पेपर स्टेट का, कि पादरी जो है वो बहुत ही जो है मजबूत थे यहाँ पर, और फ्रांस की सेना उनको हेल्प कर रही थी। अब जब फ्रांस जो है युद्धों में उलझा, किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, प्रशा के साथ। तो ऑस्ट्रिया के साथ जब उसने अटैक किया और वहाँ पर इसकी सेना हार रही थी फ्रांस की, तो उन्होंने क्या किया, पेपर स्टेट से जो अपनी सेना थी वो वापस बुला ली, ठीक है। अब जब सेना बुला ली तो यहाँ सेना जो है पिडमोंट, सार्डिनिया की भी एंटर की हुई थी। यहाँ से सेना फ्रांस की वापस चलेगी फ्रांस की हेल्प के लिए। तो यहाँ के इलाके को भी पिडमोंट, सार्डिनिया ने कब्जे में ले लिया, ठीक है। इस प्रकार पूरी इटली जो है यूनिफाई हो गई। ये डिप्लोमेटिक पॉलिसियाँ होती हैं। और जब यूनिफाई हो गया तो विक्टर एमैनुअल को इटली का राजा घोषित कर दिया गया, ठीक है। इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें क्या थी, निरक्षरता, काफ़ी अनपढ़ थे, लेकिन उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से ये अनभिज्ञ थे क्योंकि अनपढ़ थे। और दक्षिण इटली में किसानों के नेतृत्व से गैरिबाल्डी ने किंगडम्स को जीत लिया था। और अब इतने अनपढ़ थे लोग, इटालिया मतलब क्या होता है? एक इटली, इटालिया। अब इटालिया को वो क्या मानते थे? ला इटालिया, यानी विक्टर एमैनुअल की पत्नी। इतने अनपढ़ थे, उनको पता ही नहीं था राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवादी क्या होते हैं। तो इन लोगों को, जो अनजान लोग थे, इनको क्या बताया गया, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बताया कि इटली एक होना चाहिए बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।